स्वागत है साइंस की क्लास में। और हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एवं उसके यौगिक अर्थात कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये इस क्लास का छठवां पार्ट है, अर्थात इस क्लास की हमारी ये छठवीं क्लास है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण और साथ में पढ़ लिया था ऑक्सीकारक के बारे में। आज हम पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों में संकलन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हमारे पास आता है क्या, संकलन अभिक्रिया, जो तीसरे नंबर की अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए। पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। देखिए कैसे, पहले तो समझे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहले बात कर ली थी हमने इसके बारे में, लेकिन दोबारा से देख लेते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये एल्केन होते हैं। क्या होते हैं, एल्केन। अर्थात जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाए, सिंगल बॉन्ड पाया जाए। अर्थात जब एकल बंध पाया जाए, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एकल बंध बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, मतलब कम अभिक्रिया करते हैं किसी अन्य के साथ। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पता चल गया। अब बताता हूं मैं आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन देखिए असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होती हैं, या तो वो होंगी एल्कीन या फिर वो होंगी एल्काइन। ठीक है, एल्किन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाए, डबल बॉन्ड पाया जाए, यानी द्विबंध पाया जाए। और एल्काइन क्या होती हैं, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। अर्थात ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं त्रिबंध बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ये क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, यह बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें दोनों शब्द आ रहे थे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हमारे पास ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है वो क्या होती है, एल्कीन होती है। तो ये क्या है, एल्कीन है। तो जब इस एल्कीन का निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या कराते हैं, उत्प्रेरण कराते हैं, तो यहां पर H2 हाइड्रोजन की उपस्थिति में होगा तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात प्रत्येक कार्बन पर एक क्या जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। तो देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया है, और इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ गया और इस हाइड्रोजन पर भी एक का क्या जुड़ गया है, हाइड्रोजन जुड़ गया है। तो पहले ये क्या था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन। जब इसमें संकलन अभिक्रिया हुई, इसको हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं इसको। तो जब इसका संकलन अभिक्रिया कराई या फिर हाइड्रोजनीकरण कराया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो ये है संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और पीछे हमने पढ़ लिया है हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, तो हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो संकलन अभिक्रिया के द्वारा हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जरिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है जो पैलेडियम होता है जिसको बोलते हैं पीटी, और निकेल होता है एनआई, ये क्या है, आपके उत्प्रेरक हैं, ध्यान में रखना है। जिसको उत्प्रेरक को इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिस्ट बोला जाता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है अब क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आइए देखते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनअभिकृत होते हैं, यानी कम क्रियाशील होते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आती है,
एल्केन आती हैं। क्या आती है? एल्केन। और एल्केन का हमने सूत्र पढ़ा है CnH2n और +2 होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? कम क्रियाशील होती हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में क्या होती है? ये अक्रिय होती हैं, ये क्रिया नहीं करती हैं। हालांकि ये सूर्य के प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं सनलाइट बोला जाता है, कि उपस्थिति में क्या होती हैं? अति अभिक्रिया करती हैं। यानी जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है और क्लोरीन इनके संपर्क में आती है, तभी क्या करती हैं? क्रिया करते हैं क्लोरीन के साथ। और जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होगा? क्लोरीन जो है इसे जुड़ जाएगा किसकी जगह? हाइड्रोजन की जगह। तो अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? संकलन होता है। संकलन का मतलब होता है जुड़ना। आगे देखिए, क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु को क्या करती है? प्रतिस्थापन करती है। प्रतिस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेस करना। तो प्रतिस्थापन करती है, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादकों का निर्माण होता है। जैसे हमारे पास ये क्या है? CH4 है, और हमने CH4 की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। कैसे? कार्बन कितना है? एक, तो एक लिख दिया है। अब जो कार्बन होता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो 4 होती है, 1 2 3 और 4। इन चारों स्थान पर कौन जुड़ जाएगा? देखिए हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 4 हाइड्रोजन इस प्रकार से जोड़ देंगे। ठीक है, और ये CH4 है, ये क्या है? एल्केन है। क्या है ये? एल्केन। और एल्केन क्या होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये मेथेन है। अब देखिए इसकी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो मेथेन की जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं और साथ में क्या रहता है? सूर्य का प्रकाश रहता है, मतलब सनलाइट रहती है। तो ये जो क्लोरीन है ये इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा और ये हाइड्रोजन की जगह जुड़ता रहेगा। तो देखिए सबसे पहले एक हाइड्रोजन को निकालेगा तो एक क्लोरीन यहां पर जुड़ जाएगी, तो क्या बन गया है? CH3Cl बन गया है, और साथ में क्या बन गया है? HCl बन गया है। तो इसकी ऐसे बार बार अभिक्रिया कराएंगे तो लास्ट में क्या बन जाएगा? CCl4 बन जाएगा। CCl4 इसको क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोला जाता है। तो इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो लास्ट में ये बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता क्या? उत्प्रेरक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिस्ट बोला जाता है। क्या होते हैं उत्प्रेरक? तो उत्प्रेरक जो होते हैं ये किसी अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, लेकिन खुद क्या होते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। यानी खुद में चेंजमेंट नहीं आता है, दूसरे को क्या करते हैं? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोला जाता है। तो वे पदार्थ जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। वे पदार्थ जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, लेकिन खुद अपरिवर्तित रहते हैं। ये गलत है यहां पर। जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, और यहां पर लिखना है और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, परिवर्तित रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट बोला जाता है, उत्प्रेरक बोला जाता है। जैसे निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। तो निकेल का जो निकेल है ये क्या है? उत्प्रेरक है, और इसका उपयोग किसमें करते हैं? हाइड्रोजनीकरण में। जो वनस्पति तेल होता है इसके हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन क्या होती है? श्रृंखला होती है। जो वनस्पति तेल होते हैं ये क्या होती है? असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। और हमने ये बात की थी, जो असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है ये क्या होती है? अधिक क्रियाशील होती है, और जब इनका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज होती हैं।
तो ये क्या होती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। कौन? वनस्पति तेल। जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। ध्यान में रखना है। वनस्पति तेल तो क्या होते हैं? वनस्पति तेल तो असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। जबकि आपका जो जंतु वसा है, जंतु जो वसा होती है, ये क्या होती है? संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। क्या होती है? संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जो स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। क्या होती है? हानिकारक। जो संतृप्त वसा होती है, ये क्या होती है? हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, हमारे हेल्थ के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। तो हमारे शरीर के लिए क्या लाभदायक है? असंतृप्त वसा। और जो संतृप्त वसा होती है, क्या होती है? हानिकारक होती है। ध्यान में रखना है। आगे चलिए, आगे हमारे पास आता है अब क्या, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? एथेनॉल आता है। और इस एथेनॉल को क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? एल्कोहल भी बोला जाता है इसको। और इसका जो फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है। अर्थात जो हम दारू पीते हैं, दारू पीते ना कई लोग, हम नहीं पीते, कई लोग पीते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है, जो हमारे लीवर को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है। तो एथेनॉल या फिर इसी को बोलते हैं एल्कोहल, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है। अब देखिए पहली बात, यह कक्ष के ताप पर अर्थात रूम टेम्परेचर है, ये उस रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा है, सामान्यतः एथेनॉल को क्या बोला जाता है? एल्कोहल बोला जाता है। ऐसा समझिए, जो एथेनॉल जो होता है, इसी को दारू बोला जाता है, इसी को शराब बोला जाता है। ठीक है। आगे देखिए, यह एक क्या है? अच्छा विलायक है। क्या है? अच्छा विलायक है, जो घुल सकता है किसी में भी। इसलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, ध्यान रखना है, एथेनॉल या एल्कोहल के उपयोग क्या है? इसका उपयोग टिंचर आयोडीन में, कफ सिरप अर्थात जब हमारे खांसी हो जाती है तो खांसी में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं कफ सिरप। इसके अलावा टॉनिक आदि जैसी औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने इस स्लाइड में पढ़ा है, जो एथेनॉल है ये क्या है? एल्कोहल है। और इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है, जो रूम टेम्परेचर पर क्या है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा इसके उपयोग, इसके उपयोग क्या है? इसका उपयोग कफ सिरप में किया जाता है, और इसके अलावा टिंचर आयोडीन में और टॉनिक के रूप में किया जाता है। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। और ये क्या है? एक अच्छा विलायक है। नेक्स्ट देखिए, आगे हमारे पास आता है अब क्या? एथेनॉल की अभिक्रियाएं। एथेनॉल की अभिक्रिया पढ़ते हम। सबसे पहले, जब एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई जाए, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? पहली बात, सोडियम का प्रतीक होता है Na, और सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वो होता है नेट्रियम। और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है। जब ये वायु में रहती है तो वायु के साथ अभिक्रिया करके ये क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है। इसके अलावा जो सोडियम धातु ये इतनी मुलायम होती है कि इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ये हमने बात की थी धातु व अधातु वाले चैप्टर में। ठीक है। तो देखिए हमारे पास सोडियम है, Na है, और इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं एथेनॉल। ये देखिए एथेनॉल है, CH3CH2OH। इसको ही लिख सकते हैं हम क्या? C2H5OH। ये हमारे पास है। ठीक है। अब सुनिए, तो देखिए इसकी अभिक्रिया हम सोडियम के साथ करा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन गया? CH3CH2O और Na। मतलब यहां पर जो H है ये हट गया है, और इसके जगह क्या जुड़ गया है? Na जुड़ गया है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस है। तो जो CH3CH2ONA ये क्या है? सोडियम एथोक्साइड है। क्या है? सोडियम एथोक्साइड। इसको मैं लिख सकता हूं C2H5ONA भी लिख सकता हूं। ठीक है। यहां पर समझ में आ गया होगा।
तो सुनिए, जब एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथोक्साइड बनता है। तो पूछा जाएगा, जब एथेनॉल है या फिर एल्कोहल है, जब ये सोडियम से अभिक्रिया करता है तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? तो प्रोडक्ट के रूप में हमें एक तो देगा सोडियम एथोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5ONa, ये होता है, या फिर इसी को बोलते हैं CH3CH2ONa, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। यहां तक समझ में आ गया होगा। दूसरी अभिक्रिया देखिए, जब एथेनॉल की अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया है ये ठीक है, तो 443 केल्विन, ये क्या है? टेम्परेचर है केल्विन में। तो 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर के क्या बनता है? एथीन बनाता है। तो ये पहले क्या था? ये था पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन था, ठीक है। ये है CH3CH2OH। जब इसको गर्म किया जाता है किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4, H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया है? CH2, फिर ये डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये क्या है? एथीन है। नाम कैसे लिखेंगे? दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। तो दो कार्बन को एथ बोलते हैं। और ये क्या है? एल्किन है। क्यों है एल्किन? किसको बोलते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए उसको क्या बोलते हैं? एल्किन बोला जाता है। देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। तो पहले तो लेते हैं कार्बन का नाम, फिर ये क्या है? एल्किन है। और एल्किन का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है? ईन होता है। तो जो ये ईन है, ये अनुलग्न है, ये इस एथ में जोड़ेंगे, तो जो बड़ी ई है ये थ में जोड़ेंगे, तो थ है ये थी हो जाएगा। तो ये थी, और लास्ट में यहां पर क्या है? न है। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या है? एथीन है। और साथ में क्या बना है? प्रोडक्ट H2 बना, अर्थात जल का निर्माण हुआ है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में काम करता है। क्या करता है? किसके रूप में कार्य करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण के रूप में, जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। तो ध्यान रखना है, पूछेगा कि जब एथेनॉल की अभिक्रिया जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो जो H2SO4 है ये किस रूप में कार्य करता है? तो ये किसके रूप में कार्य करता है? निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है। निर्जलीकारक क्या क्या होते हैं? जो जल को क्या करते हैं? अलग करते हैं। किससे? एथेनॉल से। और एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। इसी को ही एल्कोहल बोला जाता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे हमारे पास आता है अब क्या? सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का प्रभाव, अर्थात जब सजीव प्राणी इसका उपयोग करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है उन पर। देखिए, तो जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है, यानी दारू का सेवन किया जाता है, शराब का सेवन किया जाता है, अल्कोहल का सेवन किया जाता है, तो इससे उपापचयी प्रक्रिया क्या हो जाती है? धीमी पड़ जाती है। मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती है वो स्लो हो जाती हैं, तथा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और जब अल्कोहल पिया जाता है या फिर दारू पी जाती है तो व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है। क्यों लड़खड़ाने लगता है? क्योंकि उसका जो अनुमस्तिष्क है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। अनुमस्तिष्क जो होता है ये हमारे शरीर का संतुलन बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। अब देखिए, जो बंदा ही क्या है? संतुलन बनाता है, वही प्रभावित हो गया है, तो हमारा शरीर तो अवश्य प्रभावित होगा। इसलिए अनुमस्तिष्क के प्रभावित होने से व्यक्ति क्या होता है? लड़खड़ाने लगता है, ठीक है। आगे देखिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अल्कोहल होता है इसको पीने से
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको इंग्लिश बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या होता है? वीक होता है, कमजोर होता है। आगे देखिए, एथेनॉल के विपरीत जो मेथेनॉल है, देखिए हमारे पास मेथेनॉल आ गया है, तो मेथेनॉल है, एथेनॉल का तो सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है, और मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH। ध्यान रखना है दोनों बात, एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH और मेथेनॉल का सूत्र है CH3OH। दोनों में एक ही प्रकार्यात्मक समूह है, कौन सा है? OH। इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोला जाता है, जिसका अनुलग्न ओल होता है। ठीक है, तो देखिए इसके भी लास्ट में ओल है और इसके लास्ट में भी ओल है। ठीक है, तो एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा से मृत्यु हो सकती है, यानी अगर आपने एथेनॉल की जगह मेथेनॉल पी लिया तो आपकी डेथ हो सकती है। इतना जहरीला होता है, इतना खतरनाक होता है। तो ध्यान में रखना इसकी बात। यकृत में जो मेथेनॉल होता है, ये क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यकृत, यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोला जाता है। और लीवर क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो यकृत में जो मेथेनॉल होता है, ये ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है? मेथेनेल बनाता है। क्या बनाता है? मेथेनेल बनाता है। और यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र ही क्या करने लगता है? ये अभिक्रिया करने लगता है, जिसे जो यकृत होता है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। आगे देखिए, मेथेनेल चाक्षुष तंत्रिका को भी क्या करता है? प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, जिसे व्यक्ति क्या होता है? अंधा हो सकता है। मतलब अगर आपने मेथेनेल पी लिया तो इसे अंधा होने की संभावना रहती है, ध्यान में रखना है। और जो आपने मेथेनॉल पी लिया, देखिए मेथेनॉल अलग है, मेथेनेल अलग है। मेथेनॉल पीने से तो व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। और मेथेनेल, जो मेथेनेल बन गया शरीर में, वो क्या करेगा? व्यक्ति को अंधा कर देगा। क्या करेगा? व्यक्ति को अंधा करेगा। क्यों? देखिए आपने मेथेनेल पिया, मेथेनॉल पिया, अब मेथेनॉल जो है ये यकृत में जाएगा, लीवर में जाएगा, और लीवर में जाएगा तो इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होने से क्या होगा? इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? मेथेनेल बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा मेथेनेल, ये बन गया है। और ये मेथेनेल, मेथेनेल है, ये व्यक्ति को क्या कर देता है? अंधा कर देता है, ब्लाइंड कर देता है। आगे देखिए, औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए मेथेनॉल जैसे जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है। मतलब जो एथेनॉल होता है, इसका उपयोग देखिए लेबोरेटरी में किया जाता है। जो स्कूल होती है वहां पर लेबोरेटरी होती है, वहां पर किया जाता है। तो इसका दुरुपयोग रोकने के लिए, मतलब कोई स्टूडेंट इसको ना पिए, क्योंकि कई स्टूडेंट इसको पी जाते हैं, किसके लिए? नशा करने के लिए। तो इसका दुरुपयोग रोकने के लिए इसे एथेनॉल में क्या मिला जाता है? मेथेनॉल मिला जाता है। क्यों? क्योंकि मेथेनॉल है, ये क्या होता है? जहरीला होता है। जैसे क्या होंगे? जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट पीने से क्या होंगे? डरेंगे। तो मेथेनॉल जैसे जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे यह पीने योग्य न रह जाए, मतलब ये पीने योग्य नहीं रहता है। आगे देखिए, एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग क्या किया जाता है? नीला किया जाता है। तो इस एथेनॉल में क्या मिला जाता है? रंजक। रंजक मिलाने से इसका कलर कैसा होगा? नीला, ब्लू रंग होगा, इसका रंग हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? विकृत एल्कोहल बोला जाता है। विकृत एल्कोहल किसको बोलते हैं? जब एल्कोहल में कोई रंजक मिलाया जाए और रंजक मिलाने से उस एल्कोहल का जो कलर है, जो रंग है, वो कैसा हो जाए? नीला हो जाए। तो इस प्रकार के जो एल्कोहल है, एल्कोहल को क्या बोलते हैं? एथेनॉल। तो इस प्रकार के एल्कोहल या फिर एथेनॉल को क्या बोलते हैं? विकृत एल्कोहल बोला जाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास है ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग, और एल्कोहल का ही दूसरा क्या नाम है?
मेथेनॉल, मेथेनॉल नहीं एथेनॉल, एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH होता है। क्या होता है C2H5OH होता है। तो सुनिए, गन्ना सूर्य के प्रकाश को सर्वाधिक रासायनिक ऊर्जा में बदलने में क्या होता है, सक्षम होता है। तो जो गन्ना होता है ये क्या करता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को किसमें कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। आगे देखिए, गन्ने का रस मोलेसस, मोलेलस, जिस जो गन्ना के रस होता है इसको बोलते हैं मोलेसस, और इसी को बोलते हैं सीरा। तो गन्ने का रस का उपयोग मोलेसस, और इस मोलेसस का नाम है सीरा, बनाने के उपयोग में लाया जाता है। और जब इस मोलेसस बन जाता है तो इसका क्या किया जाता है, किण्वन किया जाता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन करके इससे क्या बनाया जाएगा, एल्कोहल तैयार किया जाता है, जिसको बोलते हैं दारू बोला जाता है, एथेनॉल भी बोला जाता है। तो पहली बात, ये किससे बनता है एल्कोहल, गन्ने के रस से। कैसे बनाया जाता है, तो जो गन्ने का रस होता है उससे बनाएंगे क्या, मोलेसस, और मोलेसस का ही क्या नाम है, सीरा। तो इसे ये बन जाएगी सीरा। फिर इस सीरा का क्या किया जाता है, किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन करने से क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, अर्थात एथेनॉल बनेगा। आगे देखिए, कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल डालकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। मतलब जब इस एल्कोहल को एल्कोहल में पेट्रोल डालते हैं कुछ देशों में, और फिर इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, अब क्या होता है, जो इसका ईंधन के रूप में करते हैं तो ये जो प्रदूषण है ये कम फैलाता है, प्रदूषण कम करता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, इस स्लाइड में हमने ये पढ़ा है कि जो गन्ना है, क्या है, गन्ना, गन्ना क्या करता है, जो गन्ना है ये प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता, रासायनिक ऊर्जा इसमें कन्वर्ट करता है। और ये जो गन्ना है, गन्ने का जो रस होता है, इस रस से क्या बना देते हैं, मोलेसस, और इस मोलेसस का दूसरा क्या नाम है, सीरा बोलते हैं। इस मोलेसस या सीरा का क्या किया जाता है, किण्वन किया जाता है, किण्वन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। और जब इसका किण्वन होगा, फर्मेंटेशन होगा, तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल। और एल्कोहल को क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। और एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH होता है। क्या होता है, C2H5OH होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। और क्या करते हैं इस गन्ने के बारे में, जो आपका एल्कोहल होता है, कुछ देशों में क्या करते हैं, एल्कोहल में क्या मिलाया जाता है, पेट्रोल, पेट्रोल मिलाकर के इस जो ये बना हमारे पास, इसका उपयोग किसमें करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये है ईंधन, ये वाला ईंधन, इसे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है, पॉल्यूशन क्या होगा, प्रदूषण कम होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, इस गन्ने के बारे में, कि जो गन्ना होता है ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और जो गन्ना है, गन्ने का रस का उपयोग मोलेसस बनाने, और मोलेसस को भी बोलते हैं सीरा बोलते हैं। तो गन्ने का रस का उपयोग मोलेसस बनाने या सीरा बनाने में किया जाता है। जब इस मोलेसस ये बन गया, फिर इसका क्या किया जाता है, किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन अर्थात किण्वन किया जाता है। किण्वन होने पर इससे क्या बनता है, एल्कोहल बनता है या फिर एथेनॉल बनता है। ठीक है, फिर सुनिए, ये जो हमारे पास एल्कोहल बना, कुछ देशों में क्या करते हैं, इस एल्कोहल में क्या मिलाते हैं, पेट्रोल मिलाते हैं। अब हमारे पास ये जो विलयन बना, ये जो विलयन बना, इसका उपयोग किसमें करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, फ्यूल के रूप में किया जाता है।
और जो ये विलेन है या फिर जो ये ईंधन है, ये क्या करता है, प्रदूषण कम करता है, इसलिए इसका उपयोग कई देशों में किया जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है क्या, संकलन अभिक्रिया। क्या पढ़ी है, संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, जिससे क्या बना था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना था। फिर हमने पढ़ा था क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अर्थात सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करती हैं। जब वो अभिक्रिया करती हैं तो जो हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगी, कौन, क्लोरीन। ठीक है, तो वहां पर क्लोरीन जुड़ता रहेगा और वहां से जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो उसे अलग होता रहेगा। तो इस प्रकार से उसे क्लोरीन जुड़ती रहेगी, तो वो थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर आगे हमने पढ़ा था एथेनॉल के बारे में, जिसको अल्कोहल बोला जाता है। एथेनॉल का सूत्र था क्या, C2H5OH था, या फिर इसी को अल्कोहल बोला जाता है। इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो अल्कोहल होता है ये रूम टेम्परेचर पर, अर्थात कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा जो एथेनॉल होता है इसी को अल्कोहल बोलते हैं। फिर हमने इसका उपयोग पढ़ा था, क्या क्या, टिंचर आयोडीन में किया जाता है, टॉनिक के रूप में किया जाता है, और कप सिरप बनाने में किया जाता है। फिर हमने एथेनॉल के क्या पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी, कि जब एथेनॉल की अभिक्रिया जब सोडियम के साथ कराते हैं तो सोडियम एथोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि जब जब आपका एथेनॉल होता है इसको 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, एथिन बनेगा और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखिए ये हमने पढ़ा था, ये हमारा रहा। तो जब ये रहा एथेनॉल, क्या है ये, एथेनॉल, इसको जब 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो एथिन बनती है और साथ में जल बनता है। यहां पर जो सांद्र H2SO4 है ये किसका कार्य करता है, निर्जलीय कारक के रूप में कार्य करता है। निर्जलीय कारक क्या होते हैं, जो इस एथेनॉल से क्या करेंगे, जल को अलग कर देंगे, जल को सेपरेट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट किया था। फिर हमने एथेनॉल के सजीव प्राणियों पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो पढ़ा था, और इसी में हमने ये पढ़ लिया था मेथेनॉल क्या होता है। जो मेथेनॉल था ये क्या करता है, इसकी वजह से मृत्यु हो सकती है व्यक्ति की। और जो ये मेथेनॉल है जब ये यकृत में इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो ये क्या बना लेता है, मेथेनेल बना लेता है। इस मेथेनेल की वजह से क्या हो सकता है, व्यक्ति अंधा हो सकता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और फिर हमने विकृत एल्कोहल किसको बोलते हैं ये हमने पढ़ लिया है। आई होप आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ में आया होगा और किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं हुई होगी। आगे इसे आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।